नमस्कार क्लास। आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वह है बेसिक नेचर। और बेसिक नेचर की अगर हम बात करें तो आप देखिए बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है। बेसिक नेचर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं, ये देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मथ। जब आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की ओर जब आप आ रहे हैं तो नो डाउट कि एटॉमिक रेडियस आपकी इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने के कारण वॉल्यूम ऑफ एटम वो भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एटम का वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए सेंट्रल एटम पर वो कम हो गई। क्योंकि सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कब होती है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और डाउन द ग्रुप जब आप आ रहे हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कम होने का एक फैक्टर है। उसकी वजह से जब इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इनमें इलेक्ट्रॉन देने का नेचर कम हो जाएगा, और उसी को कहते हैं हम लोग बेसिक नेचर। तो जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ में मिलकर पी पाई बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में भी वेकेंट में नाइट्रोजन के पास में भी पी एटॉमिक ऑर्बिटल ही है और ऑक्सीजन के पास में भी पी ही है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर और पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अगर आप बाकी मेंबर्स की बात करो, जैसे हमने फॉस्फोरस की बात करी, ऑर्सेनिक की बात करी, एंटीमनी की बात करी या बिस्मथ की बात करी, तो इन सब के पास में बेटा डी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो इन सब का डी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिलकर और डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकता है। अब देखिए, अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो जैसे जैसे नाइट्रोजन पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी वजह से ऑक्सीजन क्या कर रहा है? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा है। तो 5 ऑक्सीजन एटम है वो 2 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेंगे। यहां पर 1 ऑक्सीजन है वो 2 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना नहीं खींच पाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कि N2O5 में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है और N2O में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर सबसे ज्यादा है। अब क्योंकि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का नेचर भी होगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का नेचर ही इसे एसिडिक बनाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस व्हेन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस, देन टेंडेंसी टू गेन या टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और इसकी वजह से एसिडिक नेचर बढ़ता है। अगर आप कहेंगे साहब हम डाउन द ग्रुप अगर हम लोग आ रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर भी एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो अब समझिए मेरे पास में मेरी बात को कि नाइट्रोजन से एंटीमनी पर जब जाओगे तो सेंट्रल एटम जो है उसका साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी वो कम हो जाएगी और इसके वजह से एसिडिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप इसमें ट्राईऑक्साइड की जगह अगर आप पेंटाऑक्साइड में देखोगे तो आपको फिर जो है उसका उल्टा नजर आएगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इनके हैलाइड्स की। तो देखिए, फॉस्फोरस ने जैसे PCl3 बनाया, PCl3F2 बनाया, PCl5 बनाया, ये सारी चीजें हैं। तो इन सभी में अगर मैं आपको बताऊं कि हमने बात कर रहे हैं ट्राइएलाइड, मसलन जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, शेप हो जाएगी ट्रायगोनल पिरामिडल। अब इसमें sp3 कैसे आया? मैंने एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने PCl3। तो जो फॉस्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर है 15, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p3 3d0। तो देखिए, इसमें PCl3 मैंने लिया, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3। अब 3s में मेरे पास में बेटा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3। इसके अलावा 3d सबशेल खाली है। अब क्योंकि फॉस्फोरस
3 क्लोरीन के साथ में ही बॉन्ड बनाएगा, 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। इस वजह से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो आपके पास में 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि सर PCl5 बनाना है हमारे को, कोई इश्यू नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा आपके पास। 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास 3s में है, 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास 3p में है और 3d आपका खाली है। अब क्योंकि फास्फोरस को 5 क्लोरीन एटम के साथ में मिलकर बॉन्ड बनाना है तो इसके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर चला जाएगा। टू 3 4 एंड दिस वन इज 5। अब 3s का 1, 3p के 3 और 3d का 1 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे और क्या बना रहे हैं, 5 sp3d 5 sp3d हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इस तरीके से जब पेंटा हैलाइड जब बनाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d, और जब ट्राई हैलाइड बनाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले तो इनमें बॉन्ड एंगल को देख लीजिए। तो अब आप जब डाउन द ग्रुप जब आप जा रहे हैं तो फॉस्फोरस तो ठीक है, वो तो कॉमन ले लिया आप लोगों ने, बट अगर आप हेलोजन को देखेंगे तो जैसे जैसे हेलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हेलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उनमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीज होगा। और जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से इनमें बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। तो 96.3 आपको मिल रहा है PF3 में और 101 डिग्री आपको मिल रहा है PBr3 में। अगर ट्राइगेलाइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जनरली ये कोवेलेंट होते हैं और इनमें परसेंट आयनिक कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज होता है और मूविंग डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो PF3 से PI3 की ओर जब आप जाओगे तो ये प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट होते हैं, लेकिन इनमें परसेंट आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है जब आप PF3 से PI3 की ओर जाएंगे जब। अब इसमें भी देखिए BIF3 है वो प्रीडोमिनेटली आपका आयनिक है और BIBr3 वो पार्शियली कोवेलेंट और पार्शियली आयनिक है। इनमें अगर आप NX3 की बात करोगे नाइट्रोजन ट्राइगेलाइड, तो वो सबसे कम स्टेबल होते हैं और इसमें कंपाउंड होता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो 100% कोवेलेंट होता है। यह 100% कोवेलेंट माना जाता है और साथ में ये एक्सप्लोसिव भी होता है। अब अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप जाने पर कम होती है। अब पेंटालाइड की बात करेंगे तो इनमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है उसे भी समझ लीजिए। आप गए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो वहाँ पे साइज इंक्रीज होती है नो डाउट, लेकिन जब आप फॉस्फोरस से आर्सेनिक की ओर जाओगे और एंटीमनी से जब आप बिस्मथ की ओर जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। ये लिख रहा हूँ मैं DBC मतलब डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ आपको मिलता है LNC मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह से साइज में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता, साइज में इंक्रीमेंट नहीं होता। इसकी वजह से NS2 NP3 में से ये S के इलेक्ट्रॉनों को पेयर के रूप में ही रखना चाहते हैं, और जब पेयर के रूप में रखना चाहेंगे तो नो डाउट इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो केवल इन 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण आएंगी जो कि +3 होती है। जबकि आप फॉस्फोरस की देखेंगे तो इसमें +5 का नेचर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं मिलता। आर्सेनिक में भी आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट कम मिलता है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा तो आपको बिस्मथ में मिलेगा।
बिस्मथ के पेंटाइलाइड का केवल एक ही कंपाउंड है BiF5। अब देखिए यहां पर क्योंकि हम डाउन द ग्रुप जब जा रहे हैं तो हेलोजन का साइज बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और बॉन्ड लेंथ जब बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और उसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जब बॉन्ड लेंथ जब बढ़ती है तो बॉन्ड में जो ताकत होती है, जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत कम एनर्जी चाहिए, जिसे आप कहते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ, और उसकी वजह से वो बॉन्ड स्टेबल नहीं रह पाता। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बॉन्ड बिकम्स लेस स्टेबल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। Now we are going to discuss anomalous properties of nitrogen. What do you mean by anomalous properties? तो देखिए anomalous properties का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टीज जो कोई फॉलो नहीं कर रहा, सिर्फ नाइट्रोजन फॉलो कर रहा है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी स्मॉल एटॉमिक साइज और हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कारण, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, और सबसे बड़ी बात डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कारण। तो जो मेन जो इसका कारण है वो है आपके पास में स्मॉल एटॉमिक साइज और एब्सेंस ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों मेन कारण है। अब नाइट्रोजन ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है जो बाकी नहीं करते? तो देखिए नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्ड बनता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, बाकी सारे के सारे टेट्रा एटॉमिक होते हैं। अदर एलिमेंट्स की अगर आप बात करोगे तो जैसे फास्फोरस है वो P4 बनाता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में होता है, बाकी सारे सॉलिड होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन में लो कैटिनेशन नेचर होता है। कैटिनेशन नेचर का मतलब होता है जब एक एटम दूसरे एटम से जाके जुड़ता है। नाइट्रोजन बहुत ही लो रिएक्टिव एलिमेंट भी है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 4 होती है, बाकी सारे एलिमेंट्स की 5 होती है। कारण होता है कि बाकी सारे एलिमेंट में डी एटॉमिक ऑर्बिटल आपको मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन में आपको डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं मिलता। दूसरी चीज नॉन मेटेलिक नेचर। नाइट्रोजन में नॉन मेटेलिक नेचर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स में अगर आप देखोगे तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती है, और साइज के बढ़ने के कारण उनमें इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को देने का नेचर बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन देने का नेचर अगर बढ़ेगा तो नो डाउट उनमें मेटेलिक नेचर बढ़ता है। तो नाइट्रोजन आपका परफेक्टली नॉन मेटेलिक नेचर शो कर रहा है, बाकी सब में कहीं ना कहीं मेटेलिक नेचर आपको मिल रहा है। अब देखिए नाइट्रोजन के जो हाइड्राइड है वो स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 3rd नंबर पर आता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के जो हाइड्राइड है इट मीन्स NH3 यानी अमोनिया। अमोनिया में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। क्या मिलती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं। अब देखिए इसके ऑक्साइड्स का नेचर, नाइट्रोजन हमेशा मोनोऑक्साइड बनाता है, जबकि आप फॉस्फोरस में, ऑर्सेनिक वगैरह में, इनमें देखोगे आप तो ये जो है डाइमेरिक हो जाते हैं, ये डाइमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक इसमें NO2 और एक NO, ये दो एक ऐसे हैं जिसके अंदर में डाइमराइज होने का नेचर थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। डाई नाइट्रोजन की बात करूंगा, डैनियल रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, और इसके लिए उसने अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई थी NaNO2 से, तो बना NH4NO2। इसे बोलते हैं अमोनियम नाइट्राइट। इसके अलावा एक कंपाउंड और होता है अमोनियम नाइट्रेट, वो होता है NH4NO3। ये है NH4NO2। वो NH4NO3 जो है अमोनियम नाइट्रेट जिसे कहते हैं, वो हाईली एक्सप्लोसिव है। और अगर आप, मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास में अमोनियम नाइट्राइट पर, तो अमोनियम नाइट्राइट को जब आप गर्म करेंगे तो आपको नाइट्रोजन मिलेगी और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। इस रिएक्शन के कुछ डीमेरिट्स हैं कि इनमें कुछ स्मॉल अमाउंट में NO और HNO3 भी बनता है। अब आपको इन गैसों को रिमूव करना है, तो आप इसे क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है आप उसमें से इन गैसों को पास करा दीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अलावा आप और कैसे बना सकते हैं? देखिए, आपको अमोनियम डाइक्रोमेट ले लिया हम लोगों ने। अमोनियम डाइक्रोमेट को आप गर्म कराइए, जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और क्रोमिक ऑक्साइड आपको निकल जाएगा। तो आपको मिलनी थी नाइट्रोजन, वो मिल गई है आप लोगों को। इसके अलावा अगर आप सोडियम एजाइड से रिएक्शन को गर्म करवाएंगे, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन अगर आप करवाएंगे तो भी आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी। अब नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूंगा। नाइट्रोजन का कलर कलरलेस, ऑर्डर ऑर्डरलेस, टेस्ट टेस्टलेस, नेचर नॉन टॉक्सिक। नाइट्रोजन के 2 स्टेबल आइसोटोप होते हैं, N14 और N15। अब देखिए इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है
वो वाटर में बहुत कम होती है, ओनली 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, यानी कि 23.2 ml पर लीटर होती है। फ्रीजिंग पॉइंट नाइट्रोजन का 63.2 होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 77.2 केल्विन। और ये इसे हमेशा एब्जॉर्ब चारकोल जो होती है, जो चारकोल जो एक्टिव चारकोल होता है वो इसे एब्जॉर्ब कर सकता है। अब देखिए, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा तो नाइट्रोजन इनर्ट होती है, नॉन रिएक्टिव होती है, लिटमस के प्रति इसका नेचर न्यूट्रल होता है और नाइट्राइड की फॉर्मेशन हो जाती है। नाइट्राइड की फॉर्मेशन हो जाती है कब? जब जो मेटल होता है, जब ये मेटल के साथ में रिएक्शन करती है, जब जैसे ये मेटल के साथ में रिएक्शन करेगी तब अमोनिया भी बना सकती है। ठीक है, अब अगर आप इसके यूजेस करेंगे तो देखो, एसिड के फॉर्मेशन करती है, अमोनिया बनाती है, साइनाइड बनाती है, इनर्ट डाइल्यूएंट की तरह व्यवहार करती है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरी जाती है, N2 गैस फिल्ड थर्मामीटर जो होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करने के काम आते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन एक रेफ्रिजरेंट की तरह भी पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ तक बच्चों मैंने आप लोगों को नाइट्रोजन के बारे में बताया। इसके बाद में मैं आप लोगों को अमोनिया के बारे में डिस्कस करूँगा। अब तक है आप लोग एक बार नाइट्रोजन को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए।